अस्सलाम वालेकुम। चंद ही खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज जहां न्यूयॉर्क में जुमेरात की रात और अगस्त की 7 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुम्मतुल मुबारक की सुबह और अगस्त की 8 तारीख है। नादरीन, आज थोड़ा जिक्र मशरक़ वस्ता का करेंगे, जहां गजा से मुताल्लिक इसराइल का एक बड़ा ऐलान सामने आया है, उस पर बात करेंगे। और इस पर भी कि इसका इस खत्े पर मुस्तकबिल में क्या असर हो सकता है। थोड़ा जिक्र पाकिस्तान का करेंगे, जहां पर के खबरें हैं कि तिजारती खसारा मुल्क का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कोई 44% से ज़्यादा बढ़ा है। और साथ ही पाकिस्तान की आबादी के हवाले से आज इस्लामाबाद में एक इजलास हुआ है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सदारत के में, जिसमें कि पाकिस्तान की आबादी पर तशवीश का इजहार किया गया। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम मौजू है, इस पर भी मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। और आखिर में मलक रियाज के अंजाम का, यानी बहरिया टाउन की जो एम्पायर उन्होंने खड़ी की थी, अब उसके बाद वो मामला जहां खड़ा है उसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की आरा सामने आ रही हैं। और थोड़ा देकर मैं इसका भी करूंगा और इस पर भी अपनी राय पेश करूंगा, लेकिन आज के मौजुआत की जाने पड़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आज के मेन मौजुआत की जाने पड़ने से पहले जिक्र खैबर पख्तूनख्वा का, जहां साउथ वजीरिस्तान के शहर वाना से खबर है कि वहां पर एक बम धमाका हुआ है, जिसमें कि एक पुलिस वैन को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 अफराद शहीद हुए हैं। एक और हमला क्वाडकॉप्टर के जरिए बन्नू में पुलिस लाइंस पर करने की कोशिश की गई है, जिसको पुलिस वालों ने गिरा दिया। और बाजौड़ में अमन मुज़ाकरात अभी भी जारी है। तो वहाँ पर, यानी खैबर पख्तूनख्वा में, इंस्टेबिलिटी वैसी ही मौजूद है, जो कि हम रोज़ाना उसको अनफॉर्चुनेटली किसी न किसी सूरत में कवर करते हैं। अब चलते हैं मेन मौजू की जानिब। आज पूरे इंटरनेशनल मीडिया में खबर सुर्खियों में है कि इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक अमरीकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में कहा है कि इसराइल गजा पर मुकम्मल कब्जा करना चाहता है, और ये कि वो यहाँ पर इसको मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में रखना नहीं चाहता, लेकिन एक खास वक्त तक वो इसको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, मुकम्मल कब्जा करना चाहते हैं। और लेकिन ये कि बावजूद इसके कि इसराइल की जो फौज है वो इसकी मुखालफत कर रही है, लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि हमने पूरे गजा को उसके ऊपर मुकम्मल कब्जा करना है। इसको हमने हमास की यहाँ पर हुकूमत को ख़त्म करना है, इसको हमने दहशतगर्दी से बकौल उनके आज़ाद कराना है। और ये कि यहाँ का जो नज्म नस्क है वो एक प्राइवेट सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाएगा, जो कि अरब फोर्सेस पर मुश्तमिल होंगी। कौन सी अरब फोर्सेस, ये उन्होंने वादे नहीं किया। और ना ही ये वादे किया कि ये जो कब्जा होगा ये कितने अरसे तक होगा। और साथ ये कि बहुत सारे लोग जो कि इस खत्े पर नज़र रखते हैं, उनका ये खौफ है कि ये तबाहाल खत्ता, जहाँ पर के तकरीबन 70% से ज़्यादा आबादी तबाह हो चुकी है, नेस्त नाबूद हो चुकी है इसराइल की वहशियाना बमबारी की वजह से। और कोई 60,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। लेकिन अब गजा में ये प्लान जो किया जा रहा है, अगर इस पर अमल दरामद इसराइल की हुकूमत करती है, तो जो एनालिस्ट हैं उनका ये खौफ है कि यहाँ पर मास डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी बहुत सारे लोगों को मजीद बेघर किया जाएगा। वैसे तो वहाँ पे कोई घर रहे नहीं, लेकिन जो टेंटों में रह रहे हैं लोग, उनको बेघर किया जाएगा और उन सबको गाजा सिटी से निकाला जाएगा। और कहीं नया एड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जहाँ पर इन लोगों को मूव किया जाएगा, मेनली सेंट्रल गाजा में। और वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश है। जब नए लोगों को लाया जाएगा तो वहाँ पर एक और इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। ये वार्निंग्स आ रही हैं। यूनाइटेड नेशंस ने पहले ही इसराइल की जानिब से जिस किस्म की इमदाद तकसीम की जा रही है उसका बायकॉट किया हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं कि न तो हमारे वर्कर्स इसमें महफूज हैं, और जिस तरीके से इसराइल ये एड तकसीम कर रहा है, फलस्तीनों में इमदाद तकसीम कर रहा है, क्योंकि वहां पर तो कहत आ चुका है। रोजाना खबरें आती हैं। गुज़श्ता चंद घंटे पहले मैं देख रहा था कोई 99 अफराद भूख और अफलास के हाथों अपनी जानें गंवा चुके हैं। चंद घंटे पहले ये खबर आई थी। तो वहां पर एक बड़ी ही अलमनाक सूरत हाल है, इंसानियत को शर्मा देने वाली सूरत हाल है। और इस दौरान इसराइल के वजीर आजम का ये ऐलान बहुत ज्यादा बामानी भी है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। ये इसीलिए जो उनकी मुखालफत कर रहे हैं जो लोग, उनमें इसराइल के जो अपोजिशन लीडर हैं, यार लैपिड, और उन्होंने कहा है कि इससे तो बहुत बड़ा इसकी जो आप अगर ये काम करेंगे तो इसकी बहुत हैवी
ह्यूमन कॉस्ट होगी, यानी उन्होंने कहा कि मैसिव ह्यूमन कॉस्ट होगी, और साथ ही इस पर खर्चा भी बहुत ज्यादा आएगा। हर साल अगर इसराइल पूरे गजा पर कब्जा करता है, तो हर साल इसराइल को कम से कम 10 अरब डॉलर लगाने होंगे इस छोटी सी पट्टी पर अपना कब्जा रखने के लिए, कायम रखने के लिए। और साथ ये कि दुनिया भर के ममालिक जिनमें बरतानिया और फ्रांस और 26 दूसरे ममालिक भी शामिल हैं, और जो इसराइल के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने इसराइल से वो मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि फौरन जंग बंदी करें, जंग को ख़त्म करें। और ये कि इस साल सितंबर में, यानी अगले माह, जब यूनाइटेड नेशंस का यहाँ पर इजलास होगा, तो उस दौरान इस बात का इम्कान है कि बहुत सारे इनमें से जो ममालिक हैं वो फ़लस्तीन की रियासत को बहैसियत आज़ाद रियासत तस्लीम भी कर लें बाकायदा तौर पर। इसराइल के अंदर, जिससे मैंने आपको कहा कि वहाँ के जो अपोजिशन लीडर हैं लैपिड, वो ही अकेले इस प्लान की मुखालफत नहीं कर रहे, बल्कि जो इसराइली फौज के सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल ईएल जमीर, और जो हॉस्टेजेस की फैमिलीज हैं, तकरीबन 20 यरगमाली जो है वो इस वक्त हमास की कैद में हैं गजा में। वो तमाम लोग इस खौफ का इजहार कर रहे हैं कि एक तो जो लोग इस वक्त हमास की कैद में हैं उनकी जिंदगियां खतरे में पड़ेंगी, और साथ ये कि अब इसराइली फौज के सरबराह कह रहे हैं कि हमारे फौजी जो हैं वो थक चुके हैं, यानी ये जो बैटल फटीग होती है, यानी आप 2 साल से ज्यादा अरसे से वहां पर कॉम्बैट ऑपरेशन में है, एक जगह नहीं दसियों जगह पे। तो वो कहते हैं कि वो भी थक गए हैं, और इसलिए ये इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। और इसी की वजह से इस वक्त नेतन्याहू और उनके जो फौजी क़यादत है उनके दरमियान काफी इख्तलाफात हैं, जो कि कहते हैं काफी शदीद हैं इस वक्त। जो ख्याल किया जा रहा है कि अगर इसराइल बावजूद इतनी मुखालफत के, इसराइली हुकूमत ये फैसला करती है कि हम यही करेंगे, यानी गजा पर कब्जा करेंगे, तो उसके हवाले से भी लोगों, यानी जो एनालिस्ट हैं, उनका ये ख्याल है कि गजा पर इसराइल फौरन मुकम्मल कब्जा नहीं कर सकता, बल्कि वो कहते हैं कि अगर वो कुछ इलाकों पर कब्जा करे तो उसके लिए भी उसको एक नहीं चंद माह दरकार होंगे। और मुकम्मल गजा पर इसराइल को अगर कब्जा करना होगा मुकम्मल कंट्रोल के साथ, तो उसमें इसको 5 साल भी लग सकते हैं, 5 साल। और अगर 10 अरब डॉलर पर ईयर लगाएं तो 50 अरब डॉलर तो सिर्फ आपका ये खर्चा आ गया। और इसी दौरान जो जंगबंदी के लिए बातचीत थी वो भी फिलहाल रुकी हुई है, क्योंकि दोनों जानिब से हमास और इसराइल एक दूसरे पर बातचीत में किसी किस्म की पेशरफ्त ना होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इसराइली हुकूमत के ऊपर उन यरगमालियों की फैमिलीज का भी प्रेशर काफ़ी बढ़ रहा है जो जिंदा है। ख्याल ये है कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि 20 यरगमाली जिंदा इस वक्त हमास की कैद में है, जबकि 30 लाशें भी उनके पास हैं। और इससे पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि जहां पर इसराइल ने जब ऑपरेशंस ऐसे इलाकों में किए हैं जहां पर के जो हॉस्टेजेस हैं वो कहीं पर छुपाए गए थे, तो उस दौरान हॉस्टेजेस ने अपनी जानें गंवाई हैं। और अभी भी खौफ यही है कि शायद कम से कम 3 दर्जन हॉस्टेजेस ने अपनी जानें इसी तरह गंवाई हैं, और अब खौफ यह है कि शायद मजीद गंवाएं। और साथ फिर जो सिविलियन कैजुअलिटीज की बात है, जिससे मैंने अर्ज किया कि इसराइल ने गजा की का ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां पर उसने शदीद बमबारी नहीं की, जहां पर उसने उसको मुकम्मल तौर पर तबाह हाल नहीं कर दिया, और हजारों फलस्तीनियों को, जिनमें बच्चों और खवातीन की ज्यादा अक्सरियत है, उनको शहीद किया। लेकिन उसके बावजूद न तो यहाँ पर इसराइल हमास को ख़त्म कर पाया, न अपनी कैजुअलिटीज को ख़त्म कर पाया, न अपने आप को महफूज कर पाया, और ना ही बाकायदा इस पोजीशन में है कि वो इस जंग में अपनी कामयाबी या जीत का ऐलान कर पाए। तो लिहाजा इसराइल के अहदाफ इस वक्त बिल्कुल कुछ हासिल नहीं हुए, और अगर ये मजीद जाते हैं तो यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर मजीद ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा मजीद खराब होंगे, क्योंकि यहाँ पर हंगर क्राइसिस पहले से है। यहाँ पर लोग जो है भूख बहुत ज्यादा फैली हुई है। यहाँ पर कहत है, और कहत की वजह से लोग जाने गंवा रहे हैं। और इसी दौरान अगर ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम पर अमल किया गया तो कहते हैं कि इससे और भी बेगुनाह लोग अपनी जानें गंवाएंगे। और ना सिर्फ ये, बल्कि इसके नतीजे में बहुत सारों का यह ख्याल है कि शायद इसराइली फौज अगर कोशिश करे भी तो उनको फौरन इतनी बड़ी कामयाबियां भी ना हासिल हो, जिसका मतलब ये हुआ कि शायद वो ज्यादा बमबारी करें जिसके जरिए वो अहदाफ हासिल करें, जिसमें फिर अगेन सिविलियंस का ज्यादा नुकसान होगा, हॉस्टेजेस की जिंदगियां मजीद खतरे में होंगी जो जिंदा हैं अभी तक। और फिर सबसे बढ़कर यह कि इसराइल दुनिया में मजीद अकेला रह जाएगा। फिर साथ एक चीज जो कि नेतन्याहू ने जिसको एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने कहा कि अरब फोर्सेस के हवाले इसका इंतजाम किया जाएगा, यानी कब्जा इसराइल रखेगा गजा पर, और इसकी हुकूमत
وہ عرب کے ان کہتے ہیں ہمارے دوست عرب ممالک جو ہیں وہ اس کو چلائیں گے۔ کون سے دوست عرب ممالک ہیں؟ کیونکہ اس سلسلے میں کچھ ملکوں کا نام گزشتہ چند مہینوں سے مسلسل چلا آ رہا ہے، جن میں کہ متحدہ عرب امارات کا نام لیا جا رہا ہے، ساتھ ایجپٹ کا نام لیا جا رہا ہے، کہیں کہیں سعودی عرب کا نام بھی آ رہا ہے، لیکن متحدہ عرب امارات اور ایجپٹ کا نام تو سب سے زیادہ آ رہا ہے کہ یہ وہ دو ممالک ہیں جن کو شاید کوئی اس قسم کا کام حوالے کیا جائے اگر وہاں پر حماس کی حکومت ختم ہوتی ہے، اور یہاں پر نظم و نسق چلانے کے لیے اگر آپ کو کوئی حکومت چلانی ہوگی تو وہ پھر ان ممالک سے افواج کو لایا جائے گا یا کیا کیا جائے گا یہ واضح نہیں ہے، کس قسم کی سیکیورٹی سچویشن ہوگی یہ بھی واضح نہیں ہے۔ لیکن نیتن یاہو کا یہ جو اعلان ہے بہت اہم ہے، اور اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ فار ریچنگ ہوں گے، اور اس خطے پر بھی اس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اس پر وہ کتنا عمل کر پاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں پاکستان کی جانب۔ پاکستان سے بہت ہی ایک تشویشناک خبر آئی ہے۔ پاکستانی میڈیا میں اس کو تھوڑا بہت تو ہائی لائٹ کیا گیا، لیکن I'm سرپرائزڈ کہ زیادہ نہیں کیا گیا۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ 44%، اس میں جولائی 2025 میں یعنی پچھلے ماہ کے دوران جو تجارتی خسارہ ہے ملک کا اس میں 44% اضافہ ہوا ہے، 44%۔ کس طریقے سے؟ تو کہتے ہیں کہ پاکستان نے جو اس کی ایکسپورٹس تھیں وہ کم تھیں اور امپورٹس زیادہ تھیں۔ کتنی کم تھی اور کتنی زیادہ تھی؟ پاکستان نے جو امپورٹس کی تھی چیزیں، تو وہ اس میں کوئی 29.3% اضافہ ہوا ایئر آن ایئر بیسس، یعنی لاسٹ ایئر جولائی میں جتنا ہوا تھا اس سے 29% اس سال جولائی میں زیادہ امپورٹس ہوئیں، جن کی مالیت 5.4 ارب ڈالر بتائی جاتی ہے۔ اور ساتھ یہ کہ جو پاکستان نے ایکسپورٹس کی اس دوران وہ 2.75 ارب ڈالر ہے۔ تھوڑا سا انکریز آئی ہے ہماری ایکسپورٹس میں بھی، لیکن یہ ناکافی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی جو اوور آل ٹریڈ ڈیفیسٹ کا گیپ ہے وہ کم کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ پاکستان نے 2024-25 کے دوران بھی تقریباً 26 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھا تھا کیونکہ اس وقت بھی پاکستان کی ایکسپورٹس 32 ارب ڈالر تھیں اور پاکستان کی امپورٹس 58.4 ارب ڈالر تھی۔ اب جب ہمیشہ کے لیے ممالک اس طرف جاتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ملک پھر یہ ممالک باہر سے جو چیزیں ہیں، چاہے وہ سوئس چیز ہو یا ہائی اینڈ لگژری وہیکلز ہوں، ایس یو ویز ہوں، جن کی امپورٹ پر ارب ہر ڈالر لگائے جاتے ہیں، تو پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ حکومت تو اتنا پیسہ نہیں کما رہی۔ جب بھی پاکستان زیادہ چیزیں امپورٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسہ جو ہے پھر آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو سے آتا ہے، یا پھر نئے قرضے لیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز بھی بائی دا وے وہ پیسہ نہیں ہے جو پاکستان نے بچا کے رکھا ہوا ہے، بلکہ یہ وہ پیسہ ہے جو کہ پاکستان نے کسی سے قرضہ لیا ہے، سعودی عرب سے قرضہ لیا ہے، آپ نے وہ واپس کرنا ہے، ابھی اس کا میچورٹی پیریڈ آ گیا ہے، تو آپ کہتے ہیں یار تھوڑا سال 2 سال آپ ہمیں مزید ٹائم دے دیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کو واپس کریں گے، وہ رول اوور کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس پر آپ پھر بھی کوئی نہ کوئی انٹرسٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز پر اس کا ڈائریکٹ پریشر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان اپنی اہلیت یعنی جتنے پیسے یہ کماتا ہے اس سے زیادہ ڈبل اپنا خرچہ کر رہا ہے، جو کہ عام پاکستانی کی جیب پر اس قدر بوجھ ڈالے گا کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ پاکستان نے گزشتہ جو ہمارا فسکل ایئر تھا اس میں پاکستان نے 26.7 ارب ڈالر کا بیرونی قرضہ لیا تھا، فورن لونز 26.7 ارب ڈالر۔ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ جب وہ لونز ہمارے اپروو ہوئے، پیسے آنا شروع ہوئے، تو پوری قوم اس پر جشن بنا رہی تھی، لیکن اس پر کسی نے احتجاج نہیں کیا کہ کیوں حکومت نے 26.7 ارب ڈالر کا قرض ایک سال میں بیرونی ذرائع سے حاصل کیا۔ اور اس میں سے بھی جو 50% بورنگ ہے وہ ری فائنینسنگ کے لیے استعمال کی گئی تھی، یعنی قرضوں کو واپس کرنے کے لیے استعمال کی گئی، اور باقی جو تھے وہ سارے کے سارے یعنی جو اپنے اللہ تللی ہی ہیں بیسیکلی، کیونکہ آپ جب ایک چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیوں اتنی ساری امپورٹس کر رہے ہیں؟ اور اسی کی وجہ سے پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ بہت زیادہ ابتر کی طرف جا رہی ہے۔ یعنی پاکستانی حکومت اس وقت کوشش کر رہی ہے، میں نے پہلے بھی ایک شو میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کی جو ہماری گروتھ اسٹریٹجی ہے بیسیکلی یہ ڈیٹ ڈریون، یعنی قرضوں کی بنیاد پر اہداف حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ساتھ کنزیومر بیسڈ ہے، مینوفیکچرنگ بیسڈ نہیں ہے۔ ہماری جو مینوفیکچرنگ بیس ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے، اور اسی لیے کارخانے بند ہو رہے ہیں۔
एप्टेमा यानी जो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है, उसका कहना है कि गुज़श्ता 16 माह के दौरान पाकिस्तान में तकरीबन कोई 1600 फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज बंद हुई हैं, 1600, विच मीन्स 100 फैक्ट्रीज अ मंथ। साथ ही ऑटो इंडस्ट्री ने एक से ज्यादा मरतबा अपनी प्रोडक्शन लाइंस को इसलिए रोक दिया कि गाड़ियों के खरीदार कम थे। और इसके अलावा जो स्टील, सीमेंट और फार्मास्यूटिकल्स की जो कंपनियां हैं, उन्होंने भी अपनी जो या तो उन्होंने अपने कारखानों को आर्जी तौर पर बंद किया या अपनी प्रोडक्शन को कम किया। न सिर्फ ये बल्कि कई फॉरेन बिजनेस एंटिटीज जो हैं, यानी जो बड़े कारोबारी इदारे हैं गैर मुल्की, वो पाकिस्तान को गुज़श्ता 1 साल के दौरान छोड़ चुके हैं, जिनमें टेलेनॉर जो है उसने अपने तमाम एसेट्स पीटीसीएल को बेचे। साथ ही उबर और करीम वो भी पाकिस्तानी मार्केट को छोड़ के चले गए। एनर्जी में शेल पाकिस्तान पाकिस्तान को छोड़ के चले गए। टोटल एनर्जीज वो भी छोड़ के चले गए। फार्मास्यूटिकल्स में इलाई लिली, सनोफी, बेयर, फाइजर छोड़ के चले गए, या इन कंपनियों ने अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको इंतहाई महदूद कर दिया। और सबसे बड़ी वजूहात जो बताई जा रही हैं उसमें कह रहे हैं कि हाई एनर्जी कॉस्ट है, साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और साथ इंपोर्ट और टैक्स की जो पॉलिसीज हैं उनमें इनकन्सिस्टेंसीज हैं, और फिर साथ फॉरेन एक्सचेंज के इश्यूज। तो ये तमाम को मिलाकर पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल प्रोफाइल ऐसी बन रही है कि जिससे मामलात बहुत बिगड़ रहे हैं। और फिर साथ ही एक ऐसे मुल्क में जहां पर के बहुत हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हो, तो वहां पर तो मामलात मजीद बिगड़ते हैं। और मुझे खुशी हुई कि ये कहीं पाकिस्तान में एक इजलास सिर्फ इस बात पर भी हुआ कि पाकिस्तान की जो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इसको रोका जा सके। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सरबराही में जो ये इजलास हुआ है उसमें सबसे ज्यादा जो अफसोस का इजहार किया गया कि जी पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो 2.55% है, विच इज वेरी वेरी हाई। और कहते हैं ये अलार्मिंग ट्रेंड है, ये हुकूमत कह रही है। और उसके लिए फिर उन्होंने कहा कि जी हम एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाते हैं जो कम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी बनाएगी और फिर कोलैबोरेशन करेगी। बेसिकली बाबूगिरी के वही रास्ते जो गुज़श्ता 78 सालों से पाकिस्तान में होते चले आ रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से पाकिस्तान में कभी भी इसको सीरियसली नहीं लिया गया। और मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है जहां पर के ये ग्रोथ, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ, आप देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ तकरीबन 2.7%, पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ 2.55%। अगर आप रियल इकोनॉमिक नंबर देखें तो हो सकता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इससे कम हो, जिसका मतलब यह है कि आप बहैसियत कौम इतना पैसा नहीं कमा रहे जितने आप बच्चे पैदा कर रहे हैं जिनको आपने खिलाना पिलाना है और उनको एक अच्छा मुस्तकबिल भी देना है। जिसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि पूरे एक मुल्क का मुस्तकबिल दांव पे लग रहा है। और इस सिलसिले में अच्छा है कि कोई कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जो मैं कुछ रिसर्च कर रहा था कि अगर ऐसे ममालिक जहां पर कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.55% हो, तो उनका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए, तभी वो अपने मुल्क के अवाम को ज्यादा खुशहाली मुहैया कर सकते हैं। तो जो मेरी नंबर्स निकली थी तो कहते हैं कि 6% प्लस अगर आपकी ग्रोथ रेट होगी इकोनॉमी की, तो फिर आप इस पोजीशन में हैं कि आप अपने लोगों को बेहतर मुस्तकिल मुस्तकबिल दे सकते हैं। लेकिन हमारी ग्रोथ रेट क्या है, लेस देन 3%, 2.7%। आई एम नॉट श्योर हाउ रियल दीज नंबर्स आर। आखिर में इसी से जुड़ा जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है, वहां पर आज मलक रियाज साहब की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी नीलामी हुई। और मैं अभी मतीउल्लाह जान जो हमारे पुराने साथी हैं, फ्रंटियर पोस्ट के दौर के मेरे साथी हैं, उन्होंने एक शो किया अपना जो उनका एमजे टीवी है, उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जी कि ये तो जो मेलोडी में जो आज जिन चीज़ों की जायदादों की नीलामी हुई है वहां पर मीडिया को आने भी नहीं दिया गया, तो ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं। फिर जिन लोगों ने इनमें प्रॉपर्टीज खरीदी हैं तो उनके बारे में भी सवालात उठाए जा रहे हैं। और ये भी कि क्या ये वाकई मार्केट वैल्यू के मुताबिक थे या नहीं थे, कोई इस बारे में क्लैरिटी नहीं है। और सबसे बढ़कर बात ये कि मलक रियाज बेशक पाकिस्तान की जो मौजूदा तारीख है, मेरा ख्याल है इसका सबसे बड़ा ये प्रॉपर्टी डेवलपर हैं। उन्होंने बहुत अच्छी जगहें बनाई, लेकिन उन्होंने जिस जो सड़कें बिछाई उनके नीचे काफी खून था, काफी कब्जे थे, काफी कानून की धज्जियां उड़ाई गई थी। लेकिन इस वक्त सिर्फ मलक रियाज को ही टारगेट किया जा रहा है। उनसे जुड़े जितने लोग थे, याद रखिए कि मलक रियाज की बहरिया टाउन में कोई 60,000 लोग काम करते हैं। और उनकी प्रॉपर्टीज में जिन्होंने पैसे लगाए हैं उनका भी मामला बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त दो ही सबसे बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, एक बहरिया टाउन और दूसरा डीएचए।
जो کہ فوج اون کرتی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کہیں یہ ان کی آپس کی رائولری تو نہیں ہے، کیونکہ ملک صاحب کے جو 60,000 ملازمین ہیں، ان میں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان کی جو سول سروس اور ملٹری سروس جو فورسز ہیں، ان سے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، بڑے سینئر سینئر جرنیلوں تک وہاں پر نوکریاں انہوں نے کی ہیں۔ اور انہی کی مدد سے ملک صاحب نے وہ جو کہتے تھے، بڑے بڑے شوق سے اور بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہوں، اور انہوں نے ایک ایسی کلچر کو پروان چڑھایا جس سے پاکستان میں ایسا طبقہ نہیں ہے جو مستفید نہ ہوا ہو۔ یعنی میں وہ طبقہ کر رہا ہوں جو کہ ایلیٹ کلاس سمجھی جاتی ہے، جس میں آصف علی زرداری ملک صاحب کا عنایت کردہ ایک گھر، پتہ نہیں اور کیا کیا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک آئینی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، بڑے نام ہیں، لیکن ان کا نام نہیں آ رہا۔ اور یہ کہ اتنی بڑی ایکسپینشن ہوئی، اتنی بڑی تباہی ہوئی، لیکن اس میں جن لوگوں کی مدد سے ملک ریاض نے اتنے بڑے کرائمز کیے جس کی وجہ سے پوری ریاست ان کو نشانہ بنا رہی ہے، آئی ہیو نو ایشوز ود دیٹ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے ساتھ اس پورے کرائم میں شامل تھے وہ کہاں ہیں؟ ان کو کیا کوئی پوچھے گا؟ کیا یہ نظام ان کو کٹہرے میں لائے گا؟ کیا ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، چاہے وہ سویلین ہو یا فارمر ملٹری آفیشلز ہوں، یا آئینی عہدوں پر بیٹھے ہوئے صدر یا اور وزیر اعظم اور پتہ نہیں کون کون، جن میں عمران خان کا نام بھی آ رہا ہے؟ ان میں ایک کیس ان کا بھی ہے، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ملک صاحب پر یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں۔ آئی ایم ناٹ شیور، یہ ایک علیحدہ سیاست ہے۔ میں جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ملک ریاض نے اپنا یہ پروجیکٹ 1990s میں شروع کیا تھا، اور شروع بھی پاک بحریہ کے ساتھ مل کر کیا تھا، پاکستان نیوی کی فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر کیا تھا، اور پھر 2000 میں علیحدگی ہو گئی، پھر انہوں نے اپنا ادارہ بنا لیا۔ تو اس پورے عرصے کے دوران انہوں نے جتنے بھی کرائمز کیے ہیں، ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، کیا وہ کرمنلز نہیں ہیں؟ کیا ان کو کٹہرے میں نہیں لانا چاہیے؟ کیا اگر ایک ملک ریاض سے مثال بنائی جا رہی ہے تو وہ لوگ جو ان کو فیسیلیٹیٹر تھے، جو ان کی فائلوں کے پہیے بنے ہوئے تھے، ان کو بھی کبھی کٹہرے میں لایا جائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ دنیا کو اس سے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کیونکہ میں آج دو تین جگہوں پر پڑھ رہا تھا، تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ویسے تو ایکشن غلط نہیں ہے، لیکن اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، اور اس میں لگتا ہے کہ یہ بڑا سلیکٹیو ہے، اور یہی سب سے بڑا غلط میسج جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر پاکستان میں کوئی انویسٹ کرے گا تو پہلے 10 بار سوچے گا کہ اگر پاکستان میں کوئی بھی مجھ پر یہ لیبل لگا لے، یا فار رائٹ اور رانگ ریزن وٹ ایور، کیونکہ عدالتیں تو پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہیں، تو میں کہاں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا؟ اور میرا خیال یہ ہے کہ اس سے پاکستان کا اوور آل امیج جو ہے وہ مزید خراب ہوگا، اگر اس پورے کیس میں ٹرانسپیرنسی نہ لائے گی۔ اگر بند کمروں میں اسی طرح نیلامیاں ہوتی رہیں، جس طرح کے مطیع اللہ جان فرما رہے ہیں کہ جی وہاں پر میڈیا کو نہیں چھوڑا گیا، تو یقیناً اس کا جو، اور ثاقب بشیر صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ تمام جو میسیجز ہیں یہ پاکستان کو اچھا نام نہیں دے رہے، یہ مزید بدنام کریں گے۔ لیکن بہرحال ملک صاحب کا جو ان کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی برائی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک ملک ریاض کو کٹہرے میں نہ لائیں، بلکہ ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے وہ پارٹنرز کرائم ہیں، ان سب کو کٹہرے میں لائیں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔